स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीसी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी, 10 लोगों का समूह बनाकर बीसी खिलाने वाला हुआ फरार। नेशनल लोक अदालत में किया गया अनेक मामलों का निराकरण। मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा कन्या शिक्षा परिसर, चिराग तले अंधेरा की कहावत हो रही चरितार्थ। रविवार को मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व। समनापुर के एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत, नहर में मिली लाश। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के मद्देनजर जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। छत्तीसगढ़ बॉर्डर की पुलिस चौकियों को किया गया अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। बीसी के जरिए करीब 1.5 करोड़ की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पेंद्र उर्फ बाबू जैन निवासी वार्ड नंबर 6 के द्वारा शहर के बड़े बड़े व्यापारियों को अधिक राशि का लालच देकर लाखों की बीसी खिलाई जाती थी। लेकिन इस व्यक्ति के द्वारा करीब 1.5 करोड़ की ठगी का करार होना बताया जा रहा है। लेकिन अब तक इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में इस व्यक्ति के द्वारा करीब 1.5 करोड़ की ठगी कर फरार होना बताया जा रहा है। लेकिन अब तक इस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं की गई। हालांकि रविवार को व्यापारियों ने एसपी अमित सांघी से शिकायत करने का मन बनाया है। ठगी का शिकार हुए रेस्टोरेंट के संचालक संतोष जायसवाल ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया कि बाबू जैन के द्वारा 10 लोगों के समूह में बीसी खिलाई जाती थी और काफी लोग इससे जुड़े हुए थे और उन्हें जानकारी लगी है कि बाबू जैन सभी लोगों का जमा किया हुआ करीब 1.5 करोड़ रुपए लेकर फरार है। इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि ठगी के मामले की जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन कोतवाली या एसपी कार्यालय में किसी के द्वारा शिकायत दर्ज नहीं की गई। इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। ये बीसी खिलाता था। बीसी का मतलब कि 10 लोगों को जोड़ के 10 लोगों का पैसा कलेक्ट करके किसी एक जन को देता था, जो अपने व्यापार में अपना पैसे लगा, जिसको उस पैसे की ज़रूरत रहती थी वो एक आदमी पैसा ले लेता था 10 लोगों का, और ऐसा ही करके ये हर महीने लोगों से पैसा लेता था। अच्छा, ये कब से चला रहा था यहाँ पर? ये लोग बोलते हैं कि लगभग ये 5-7 साल से चला रहा था। ये रहने वाले कहाँ का था? ये बालाघाट का है, चित्रगुप्त नगर। अच्छा, ये जो बीसी खिलाता था लगभग कितने रुपए का रहता था? 10 का ग्रुप इसमें 10 लोगों का ग्रुप रहता था, और ऐसी ये कम से कम महीने भर में 7-8 बीसी चलाता था। अच्छा, लगभग कितना रुपया लेके गया होगा ये? लगभग ऐसे जैसे मेरी जानकारी में तो 1 से 1.5 करोड़ रुपए कम से कम लेके भगा। अच्छा, पैसे कलेक्शन कैसे होता था? फ़ोन पे होता था कि कोई लेके आता था? क्या प्रक्रिया होती थी इसकी प्रक्रिया ऐसी रहती थी कि जैसे ये 10 मेंबर को कॉल करता था, और ये मेंबर के नाम किसी बीसी वाले को बताता नहीं था, और सबसे फ़ोनी में ही बीसी इतने बीसी में इतने में पैसे लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, बोली फ़ोन पे कराता था ये। अच्छा, कितने लोग इसमें अगर देखा जाए तो कितने लोगों के पैसे लेके गया होगा अंदाज़ा? लगभग इसमें 30 लोगों के पैसे हैं, जो मेरी जानकारी में 25-30 लोग अभी तक आए हैं सामने। वो लोग आपने कितनी बीसी कराई थी? मेरे साथ 2 लोग और थे, ऐसे मिला कि मेरी 5 लाख वाली 3 बीसी चल रही थी। अच्छा, किसी का पैसा मिल पाया था आपको? नहीं, बीसी का भी पैसा नहीं मिला है हमारे को। इसमें एक बीसी तो 10 बीसी हो गई थी पूरी। अच्छा, एक 7 हो गई थी और एक 3। अच्छा, काफ़ी लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं बीसी जिनके पैसा लेके गए, लेकिन अभी तक किसी ने ना तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, ना वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है। क्या करना? नहीं, देखो ये सब पूरे एक साथ मिल के कल एसपी साहब के पास हम लोग जाने वाले हैं। अच्छा, अभी एसपी साहब है नहीं, एडिशनल साहब है, पता किए थे हम लोगों ने। एसपी साहब बालाघाट में है ही नहीं, तो इसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगे? तो एसपी साहब से मिलेंगे, फिर रिपोर्ट भी दर्ज करेंगे। अच्छा, क्या कार्रवाई होना चाहिए ऐसे व्यक्ति पर जिसने आप लोगों को साथ ठगी या धोखाधड़ी की है? इसको सभी लोग के साथ धोखाधड़ी किया है, तो इसकी वसूली होना चाहिए पैसे की। हम लोग चाहते हैं, मतलब मेन है कि पहला पैसा रिकवर होना चाहिए। हाँ। अच्छा, इसमें प्रमुख रूप से कौन-कौन लोग हैं जो? नेशनल लोक अदालत का 8 जुलाई को जिले में भी आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में कई विभागों द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल ने बताया कि यह लोक अदालत में 2548 प्रकरण रखे गए थे, जिसमें आपसी राजीनामे से 472 मामले निपटाए गए। इन प्रकरणों में 95,55,048 रुपए की क्षतिपूर्ति पक्षकारों को दिलाई गई। निरावृत प्रकरणों में मोहर, दुर्घटना दावा, चेक बाउंस सहित अनेक मामले हैं। न्यायालय में 15,567 मामले लंबित थे, जिसमें से सिविल प्रकृति के 76 मामले निपटे हैं, आपराधिक प्रकृति 396। इस तरह कुल 472 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। न्यायालय की पेंडेंसी लगभग 3.03 कम हुई है। इसके अतिरिक्त रेवेन्यू प्रकरणों का 440 प्रकरणों का निराकरण हुआ है। BSNL दूरभाष से संबंधित प्री लिटिगेशन के प्रकरणों एवं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 105 प्रकरणों इस प्रकार 554 प्रकरण न्यायालय के अतिरिक्त निराकरण हुए हैं। सिविल प्रकरणों में लगभग 42 प्रकरण, मोटर दावा, दुर्घटना से संबंधित निराकरण हुए हैं। चेक बाउंस के 14 केस निपटे हैं। आपराधिक प्रकृति के 274 मामले निपटे हैं। क्रिमिनल अपील निपटी है 3। कुल मिलाकर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में 7,40,04,80 रुपये का मुआवजा दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी में 3,25,000 रुपये की वसूली हुई है। NI एक्ट में 4,37,02,08 रुपये कीमत के मामले निराकृत हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा हिंदू मैरिज एक्ट के मामले 4 निपटे हैं। पति पत्नी को साथ में भेजा गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मामले इस बार NI एक्ट के मामले जो बहुत कम निपटते थे, 14 मामले निपटे हैं इस बार। चेक बाउंस की सबसे ज़्यादा उपलब्धि ये रही है। वहीं स्टेट बैंक बालाघाट के मुख्य प्रबंधक संजय मोहाडीकर ने बताया कि SBI से संबंधित 1000 मामले इस लोक अदालत में रखे गए थे, जिनमें से 350 प्रकरणों का निपटारा हुआ और 10 लाख से अधिक की रिकवरी हुई। आज पूरे बालाघाट जिले में 1000 से अधिक प्रकरण लगाए गए थे। जैसे कि बालाघाट जिले की अगर बात करें तो कटंगी, वारासिवनी या फिर बैहर, सारे इसमें 1000 से ऊपर प्रकरण लगाए गए थे और पूरे बालाघाट जिले में हमारे 350 प्रकरण में निपटान हुआ है, जिसमें से 10 लाख प्लस रिकवरी आ चुकी है। 10 लाख से अधिक रिकवरी, जिसमें बेचारे जो गरीब थे उनको काफ़ी अमाउंट में सेटल कर दिया गया है। इंटरेस्ट में माफ़ी दी गई है ताकि उनको नोटिस हम दे सकें और दूसरा लोन भी दे सके। बाद सबसे ज़्यादा प्रकरण जैसे हमारे मुख्य शाखा बालाघाट की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रकरण पर्सनल पर सेगमेंट में थे, जो कि उस समय हम लोग 2 व्हीलर के लिए लोन दिया करते थे और गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम में थे, जो किराना दुकान के लिए या फिर मनिहारी के लिए वगैरह लोन दिया करते थे। PMRY में थे, SJSR में थे, तो उस प्रकरण में निपटान हुआ है। और अन्य जगह KCC में निपटान हुआ है। अन्य जगह जैसे कि लांजी, मलाजकांड या फिर बैहर, वारासिवनी, कटंगी, यहाँ पे KCC में भी निपटान हुआ और इस प्रकरणों में भी निपटान हुआ। शनिवार को नेशनल लोक अदालत के तहत नगरपालिका में भी शिविर लगाया गया। यहाँ 93 प्रकरणों का निराकरण कर 8,28,000 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। नगर पालिका परिषद मलाजखंड नेशनल लोक अदालत दिनांक 8/7/2017 को 577 प्रकरण भेजे गए थे, जिसमें आज दिनांक 4:45 बजे तक 104 प्रकरण का निराकरण हुआ, जिसमें 8,54,349 रुपये नगर पालिका को राजस्व प्राप्त हुई। इसमें 40,620 रुपये जलकर से आए और 8,13,729 रुपये संपत्ति कर आज से आए। कितना राजस्व लेना है संपत्ति को? इसमें इसी प्रकार जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में आयोजित लोक अदालत में 172 मामलों में समझौता हुआ, जिसमें 21,50,000 की राशि माफ की गई और 50,000 की राशि वसूली योग्य पाई गई। वारासिवनी में भी 8 जुलाई को लोक अदालत का आयोजन किया गया। व्यवहार न्यायालय में आयोजित इस लोक अदालत में करीब 600 प्रकरणों का निराकरण किया गया और 48 लाख की राशि का अवार्ड पारित किया गया। नेशनल लोक अदालत का माननीय उच्च न्यायालय का ये उद्देश्य है कि जो बहुत दिनों से लंबित प्रकरण हैं
जिसमें कि पक्षकारों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और गरीब मजदूर किसान ग्रामीण स्तर का जो पीड़ित हमारा पक्षकार है उसको त्वरित न्याय मिल जाए, उसके प्रकरणों में राजीनामा हो जाए, उसको रेमेडी उपचार मिल जाए। जैसे मान लो बिजली के बड़े बड़े नोटिस या बड़े बड़े बिल आए हुए हैं उसमें लगभग 40% तक छूट बिजली विभाग ने दिया है। बैंकों के जो NPA हो गए, डूबत कालातीत ऋण हो गए हैं और ब्याज इतना बढ़ गया है कि उपभोक्ता बैंक का ऋण नहीं पटा पा रहा है, उसको आर्थिक तौर पे बहुत दिक्कत है। तो ऐसी स्थिति में उसको लगभग 40 से 50% तक का मूलधन में और धन इंटरेस्ट ब्याज में मिला करके छूट दिया गया है। तो इस प्रकार से ओवरऑल देखें हम तो उपभोक्ताओं को, हमारे पीड़ित पक्षकारों को त्वरित न्याय देने के लिए और प्रकरणों की जो लंबी संख्या है, बहुत दिनों से जो लंबित है, उनकी संख्या को कम करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय समय समय पे वर्ष में लगभग 4 से 5 बार ये नेशनल लोक अदालत का आयोजन करती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज भी सम्माननीय हमारे फर्स्ट एडीजे PK निगम साहब के संयोजन में और सम्माननीय हमारे संजय राज ठाकुर साहब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ACGM महोदय जो हैं उनके गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व रविवार को श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा पर मनाए जाने वाले इस पर्व को आषाढ़ी पर्व भी कहते हैं। इस दिन से ही चातुर्मास के पर्व की शुरुआत होती है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देवी तालाब के पास मरारी मोहल्ले में स्थित हनुमान मंदिर से जय महाकाल त्रिशूल यात्रा निकाली जाएगी। समाजसेवी संयोग कोचर ने बताया कि शाम 4 बजे यह त्रिशूल यात्रा अनेक मार्गों का भ्रमण कर जागपुर घाट पहुंचेगी। वहां भगवान भोलेनाथ को 151 किलो वजन का त्रिशूल अर्पित किया जाएगा। अनेक भक्तों के साथ डॉली दमाहे और अंजू कसार भी इस त्रिशूल यात्रा में शामिल होंगे। कल बड़ा पवित्र और पावन दिन है, गुरु पूर्णिमा। एक ऐसा दिन जिस दिन हम सब अपने अपने गुरुओं को मनाते हैं। ऐसी एक परंपरा एक छोटे से बच्चे के दिल में आई, आकाश पाए, और उसने दिन रात मेहनत करके सब मोहल्ले के एक बच्चों को जोड़ा। और हम लोगों से जब बात किया तो बहुत अच्छा लगा विषय कि इस दिन लोहे की पूजा वैसे भी अखाड़ी में करते हैं, हर जिम में करते हैं, तो इस दिन लोहा चढ़ाना भी बड़ा शुभ मानते हैं। तो 151 किलो का त्रिशूल बनवाए हैं सब लोगों ने मिलके, सबके सहयोग से, और सभी धर्म प्रेमी जनताओं से, सभी छोटे भाई लोगों से, पूरे युवाओं से करबद्ध अनुरोध है, प्रार्थना है कि कल एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर अपने आप को धन्य करें और इस जो चल रहा है अभी हर आदमी के साथ, हर आदमी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी में उलझा हुआ है, तो ऐसे धर्म के माध्यम से जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, उससे सहने की शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। सबसे अनुरोध है कि आप सब कल 4 बजे हनुमान जी के मंदिर मरारी मोहल्ले में पहुँचें। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर माँ भवानी और भोलेनाथ के आशीर्वाद से श्रद्धालु भक्तगण द्वारा कल मरारी मोहल्ला बजरंग मंदिर से 151 किलो की त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है। ये भक्तों के द्वारा सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास के साथ में पूरा कल जागपुर घाट में, शमशान घाट जो है जागपुर घाट, वहाँ पे भोले बाबा को अर्पण किया जाएगा। और ये सोच के साथ में किया जा रहा है कि कल गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदू धर्म की शुरुआत होती है और कल से पूरे अपने हिंदू धर्म के त्यौहार भी चालू हो जाते हैं और पूरी आस्था विश्वास लोगों को जाग जाती है। तो ये सारी आस्था विश्वास और धर्म का प्रचार के हिसाब से, और जो गुरु पूर्णिमा है, कल गुरु और भगवान दोनों का दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है। इस अच्छे पावन पर्व पर जो सभी श्रद्धालु भक्तगण द्वारा जो त्रिशूल यात्रा निकाली जा रही है, तो जिले के में जितने भी श्रद्धालु भक्तगण हैं, अपने माता बहन लोग हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सर नमन करते हैं और दिल से हृदय से प्रणाम करते हैं। ऐसा कोई गुरु नहीं, सभी गुरु और सभी गुरु भक्तों को ये प्रेरणा देते कि कल के दिन सब अपने अपने गुरुओं को याद करके, इष्ट मान करके उनकी सेवा कीजिए, चाहे जिस रूप में भी कोई भी हो। सभी अपने गुरुओं का ध्यान रखते हुए, क्योंकि साल में ये दिन एक बार आता, बार बार नहीं आता। और इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भोलेनाथ का त्रिशूल
पहली बार होने जा रहा है ऐसा त्रिशूल यात्रा निकल रही है भोलेनाथ की, इतनी भव्य यात्रा। इधर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अनेक मंदिरों और स्थानों पर गुरु पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नगर के शिव साई मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। यहां अभिषेक पूजा अर्चना के बाद दोपहर 12 बजे साईं बाबा को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। वहीं दोपहर 3 बजे बोर्ड परीक्षाओं में मेरिट में आने वाले प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान भी किया जाएगा। समनापुर निवासी एक 45 वर्षीय व्यक्ति दिमाग चंद मदनकर की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। इस व्यक्ति की लाश बड़ी टेकारी नहर से बरामद की गई। जानकारी के अनुसार बसीगांव निवासी दिमाग चंद की 22 साल पहले शादी हुई थी और वह उसके कुछ समय बाद से ही समनापुर में अपने ससुराल में रहकर खेती का कार्य करता था। दिमाग चंद शराब भी पीता था। अभी एक सप्ताह पहले उसके एक साथी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दुर्घटना के समय दिमाग चंद और उसके 4-5 साथी मौजूद थे। उसके बाद से ही वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा था और ज्यादा शराब पीने लगा था। शुक्रवार को वह घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। शनिवार को उसकी लाश बड़ी टेकारी नहर से बरामद की गई। क्या नाम है आपका? सुभाष मदनकर। कहाँ रहते हो? बसेगांव। मृतक कौन लगता है आपको? भाई। क्या नाम है इनका? दिमाग चंद मदनकर। पिताजी का नाम? लाखन मदनकर। ये कहाँ रहते हैं? समनापुर में। अच्छा, कैसी जानकारी लगी आप लोग को? ये जी फोन द्वारा फोन लगाएगी, कल से ना पता है तो फिर इनने अब रात भर ढूंढे होंगे। उसके बाद सुबह डेड बॉडीज मिल गई इनको। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा अभियान चलाए जाने से वहां के प्रदेश की ओर नक्सलियों के आने की आशंका को देखते हुए जिले में सतर्कता बढ़ाई गई है। इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने बताया कि नक्सल बॉर्डर वाले क्षेत्र में पुलिस को सतर्क कर दिया गया है। बालाघाट जिले में नक्सली गतिविधियां पिछले काफ़ी समय से चल रही हैं, जिसके तहत बालाघाट में विभिन्न तरह के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि सीआरपीएफ, हॉक फोर्स, एसएफ और जिला बल की पुलिस संयुक्त पार्टी बना करके जिले के बॉर्डर एरिया जहां पर इनका अक्सर मूवमेंट रहता है वहां पर कंटिन्यू पेट्रोलिंग और सर्चिंग कर रही है और पिछले 15 दिवस से भी कंटिन्यू टीमें जंगलों में सर्चिंग कर रही है। सर, किसी के आने जाने की कुछ सूचना होगी? अभी विशेष कुछ पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नक्सलियों के होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। नगर के सरेखा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाए जाने की मांग को लेकर शिवसेना के पदाधिकारियों ने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में ट्रेन के आने जाने के समय फाटक बंद रहने से लोगों को फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस चालकों को हो रही परेशानी का जिक्र किया गया है। ओवरब्रिज बनना बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पे आए दिन बहुत गंभीर समस्या, भारी भीड़ रहती है और पहली बात तो ये है सर कि मान लो हम लोग जैसे आम नागरिक जो हैं। शिवसेना के जिला प्रमुख डॉली दमाहे ने लोगों को हो रही परेशानी के मद्देनजर यहां ओवरब्रिज निर्माण की मांग की है। बालाघाट सरेखा रेलवे क्रॉसिंग की गंभीर समस्या को देखते हुए जिला शिवसेना की तरफ से ओवरब्रिज की मांग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब यानी ट्रेन का समय जब होता है, जब ट्रेन आती है, जब वहाँ फाटक बंद होता है तो आम नागरिक के साथ में हर किसी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परसों के दिन हमारे कोसी में एक लिल्हारे परिवार, भुवन लिल्हारे के यहाँ माता जी की डेथ हो गई। उनको हम लोग अर्थी को कांधे देते हुए हम लोग जापुर शमशान घाट जा रहे थे। उस टाइम में ट्रेन का समय था। जैसे फाटक बंद हुआ, फाटक बंद होने के बाद में जो अर्थी पे लेटा हुआ है उसको भी ट्रेन का घंटे इंतजार करना पड़ा। ये हमारी बड़ी चिंता का विषय है कि मान लो एक आम जिंदे इंसान को ट्रेन का इंतजार तो करना पड़ता ही है, मरने के बाद भी उसको ट्रेन का इंतजार करना पड़ता है। और हिंदू संस्कृति के हिसाब से जब किसी के अर्थी को कांधा लेकर हम शमशान घाट जाते हैं तो उसको कहीं रोका नहीं जाता, उसको सीधे शमशान घाट में ही रुकती है। पर ट्रेन के पिछले 1 माह से ट्रांसफार्मर खराब होने से बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्राम बमनी के निवासियों ने शनिवार को विद्युत कार्यालय सरेखा पहुंचकर अधिकारियों को गांव की समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 माह से ट्रांसफार्मर बंद रहने से कृषि कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल ट्रांसफार्मर बदलने की मांग की है। अरविंद चौधरी, आम आदमी पार्टी, जिला संयोजक। सर, किस लिए आए थे आप? यहाँ पे किसानों का मुझे फ़ोन आया बमनी से, अपने प्रताप लाल बिसेन जी ने फ़ोन किए कि वहाँ बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है। उस समस्या को लेकर के यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे सारे किसान कि 1 महीना हो गया जब बिजली को लेकर के प्रदेश सरकार ने पंचायत लगाई, बिजली पंचायत। तो बिजली पंचायत के माध्यम से इनके गांव में अधिकारी गए थे, इनको एक आवेदन भी दिया गया था 2/6 को, लेकिन अभी तक के उनका ट्रांसफार्मर नहीं लगा। उसके बाद में 4/7 को फिर इन्होंने एक आवेदन दिया, तब भी अभी तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पूरे ताकत के साथ किसान लोग यहाँ इकट्ठा हुए
कि आज चाहे कुछ भी हो जाए अपने को ट्रांसफार्मर चाहिए, इस बात को लेकर के हम सब पहुँचे हैं यहाँ पे। और इस बात को अपन ने अभी जो अनिल गुप्ता जी आए हैं नए अधिकारी, उनसे हमने चर्चा की तो उनने आश्वस्त कराया हमको कि मंगलवार के दिन जो है आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो हमने इनसे बोले कि भाई आप डेडलाइन दीजिए, मंगलवार तो मंगलवार, और नहीं तो आज हम लोग तो पूरी तैयारी से आए हैं। तो इन्होंने आश्वस्त कराया कि हम अभी नए नए आए हैं, 3 दिन हुआ है, हमको समझने को लगेगा। मैं अधिकारी से बात करता हूं, तो वो गए हैं बात करने के लिए, और वो जो है मंगलवार को ये लगाएंगे। अगर मंगलवार को नहीं लगाते तो हमने उनको डेडलाइन दे दी है। क्या मेरा नाम प्रताप लाल मिश्र, पूर्व सरपंच आप? पूर्व सरपंच। यहाँ कैसे आना हुआ था आज? यहाँ बिजली के लिए आए थे हम लोग। कब से? वो हमारे यहाँ करीब 1 महीने से ट्रांसफार्मर जो है भ्रष्ट हो गया है, तो किसानों को से जो है आपत में है अभी सब। तो हमने बोले हमारा ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, परा चालू होना चाहिए, तो इसलिए आए थे। तो यहाँ ऑफिस में बोले ट्रांसफार्मर अभी है नहीं, बोले छिंदवाड़ा से आएगा तब बोले मंगल बुध को लगाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इस संबंध में विद्युत विभाग के सहायक यंत्री अनिल गुप्ता ने बताया कि मंगलवार तक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। अनिल गुप्ता, सर आज आपके यहाँ के बमनी के कुछ किसान लोग आए थे ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के। हाँ, ट्रांसफार्मर के लिए सेविंग ग्राम जो भेजा जा चुका है उसका अप्रूवल हो चुका है, और छिंदवाड़ा जाएगा ट्रांसफार्मर यहाँ से पुराना वाला, उसके बाद वहाँ से नया ट्रांसफार्मर जैसे मिलेगा हम लोगों को तो मंगलवार तक लग जाएगा वहाँ पर। सर कब तक लग जाएगा? मंगलवार। नगर के वार्ड नंबर 32 निर्मल नगर स्थित अर्बन स्कूल प्रांगण में शनिवार को मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा गुरु व्यास पूजा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के बड़ी संख्या में उपासक और उपासिकाएं शामिल हुए। कार्यक्रम में सदगुरु देव सतपाल महाराज की शिष्या महात्मा कांतिबाई के द्वारा भक्तों को प्रवचन के माध्यम से गुरु की महिमा से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में महात्मा कांतिबाई ने क्या कहा, आइए जानते हैं। ये मानवोत्थान सेवा समिति की तरफ से श्री गुरु महाराज जी के गुरु पूजा पावन पर्व, जिसको व्यास पूजा कहा जाता है, और जिसकी वंदना प्रारंभ में गुरु शिष्यों का संबंध रिश्ता चली आ रही है। जो शिष्यों ने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में जब गुरु दीक्षाओं को उन्होंने प्राप्त किया, तो गुरु के चरणों में उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके और उनसे ज्ञान के बदले में उन्होंने अपने मन को दे करके और गुरु भक्ति को सफल किया। सभी भक्तों की यही भावना है कि हम गुरु महाराज जी के चरण कमलों की पूजा करें। प्रेरणा स्रोत का कहना क्या आता है इस कलयुगी जीवन में? कलयुग के जीवन में यह है कि हम कली काल में महान पुरुषों के सानिध्य में जाने से ही आत्मा को शांति मिलेगी। प्रत्येक इंसान चाहता है हमारी आत्मा को शांति मिले, लेकिन आत्मा की शांति के लिए आत्मज्ञानी गुरु चाहिए, और वह गुरु बनाना बहुत जरूरी है। कौन है आपके प्रेरणा स्रोत? प्रेरणा स्रोत श्री सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज। शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। खासकर आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए उनके बच्चों को काफी तरह की योजनाओं और सुविधाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से आदिवासी विकास विभाग के कन्या शिक्षक परिसर की स्थापना 3 वर्ष पूर्व की गई थी, लेकिन वर्तमान में कन्या शिक्षक परिसर खंडहर सा बना हुआ है और इसका संचालन पुराने सहायक आयुक्त कार्यालय में किया जा रहा है, जहां सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस स्कूल परिसर में बच्चों को तालीम तो बेहतर दी जाती है, लेकिन उनका सर्वांगीण विकास के लिए कोई विकल्प मौजूद नहीं है। कन्या शिक्षक परिसर में अध्ययनरत छात्राएं सुविधाओं को लेकर क्या ख्यालात रखती हैं, आइए जानते हैं। दूसरी क्लास लगी है तो और आप यहाँ पढ़ते हैं, डिस्टर्ब तो होता होगा आपको? यस सर, डिस्टर्ब तो होता है, पर हमारे स्कूल अभी मतलब अच्छे से बना नहीं है। इस परिस्थिति को देखते हुए हमको ये सब मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, आपको मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, 3-4 सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं आप? यस सर। 3-4 सालों में कितने बार साफ़ सफाई जानकारी है? नो सर, इसके बारे में अभी ये सब क्या लगा है, जाले धूल वगैरह हैं, तो क्या ऐसी जगह पढ़ना अच्छा लगता है आपको? नो सर, ऐसी जगह पढ़ना अच्छा तो नहीं लगता, बट अब मतलब यहाँ से मतलब अभी हमको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी मिल नहीं पा रही है, इसलिए हमको यहाँ पढ़ना पड़ रहा है। क्या सोच के भेजा था कि मतलब ये नई संस्था थी उस टाइम, तो मतलब मम्मी पापा ने ये सोच के भेजे थे हमको यहाँ की मतलब सब कुछ बहुत अच्छा होगा, पर यहाँ पर मतलब सब चीज़ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई सब अच्छी है, बस ये व्यवस्था नहीं है यहाँ पर, भवन नहीं है। अच्छा, यहाँ पर खेल का मैदान भी नहीं है, कभी खेलने की इच्छा नहीं होती है? होती है सर, लेकिन कुछ क्या सुविधा होना चाहिए? अच्छा स्कूल होना चाहिए और पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छी है। क्या होना चाहिए?
खेलने का मैदान होना चाहिए, क्लास अलग अलग होनी चाहिए। अच्छा, आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं? बैडमिंटन। अच्छा, यहाँ लगता है आप बैडमिंटन खेल पाएंगे? आप जहाँ रहते हैं वहाँ भी ग्राउंड नहीं है उस लाइक का, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या आप अपने जो आपका चाहता खेल है क्या उसमें आगे बढ़ सकते हैं? आप नहीं बढ़ सकते। प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? खेलने का मैदान, एक अच्छा स्कूल जहाँ अलग अलग क्लास हो। अभी किस प्रकार से परेशानी जाती है? बाजू में भी क्लास लगती है तो वो उधर पढ़ाते हैं तो इधर भी डिस्टर्ब होता है। वहीं कन्या शिक्षक परिसर के प्रभारी प्राचार्य BL चौधरी ने बताया कि स्कूल परिसर की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त श्री मार्को ने बताया कि स्कूल के लिए नई बिल्डिंग की प्रक्रिया चल रही है और व्यवस्थाएं भी सुधारी जाएंगी। व्यवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर ना तो भवन ढंग का है, ना खेल मैदान है और ना ही बच्चों के लिए कोई ऐसी उपयुक्त कक्षाएं हैं जहाँ पर वो अध्ययन कर सकें। वर्तमान में कार्यालय में चल रहा है, कहाँ तक इसको जायज़ मानते हैं? हाँ सर, क्या शासन के निर्देशानुसार क्या है, सभी जिलों में हमने मांग हाँ कन्या शिक्षा परिसर खुले हुए हैं और इसके लिए भूमि आवंटन के शासन द्वारा भी प्रयास किया गया है। तो हमको गोंगलई में, ग्राम गोंगलई में 12 एकड़ ज़मीन प्रस्तावित है। अब वहाँ पे विगत हमारी संस्था को 3 वर्ष हो गए हैं। अब किस कारण से वहाँ भवन नहीं बन पा रहा है या तो उसके टेंडर हुए नहीं हुए उसकी मेरे को जानकारी नहीं है। चूँकि ये पुराना सहायक आयुक्त कार्यालय है, यहाँ मात्र 3 कमरे हैं। 3 कमरों में अपन 4 कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। कैसे करके करवा रहे हैं सर? अब वो क्या है, इसके संबंध में मैंने एसी साहब से भी चर्चा किया है। एसी साहब ने भी कलेक्टर साहब को आवेदन दिया हुआ है और कहे कि भाई आप भी अपने स्तर से। नहीं सर, अभी जो कक्षाएं आप चला रहे हैं तो किस प्रकार से चला रहे हैं? एक रूम में क्या डबल पार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी 4 कमरे में लग रही, छपरी में जो कक्षाएं नहीं रखती थी, एक बरामदा है, बरामदा में भी हम उसको लगा रहे हैं और कलेक्टर महोदय को भी हमने 2 पत्र दे चुका है, इसी साहब को दे चुका है। कलेक्टर साहब से भी हम गए थे तो कलेक्टर साहब से हमारी मुलाकात हुई, मगर उन्होंने बोला कि मैं इसको देख लूँगा। तो अभी जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत धनसुआ में शनिवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 32 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अतिथियों के साथ मिलकर करीब 2000 पौधे आंगनवाड़ी पंचायत परिसर और हितग्राहियों के घर पर लगाए। आयोजित यह वृक्षारोपण कार्यक्रम के चलते पूर्व पंचायत भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शासकीय ITI लांजी के प्राचार्य मोहसिन हबीब खान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। सारे क्षेत्रों में आप लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, तो इसके लिए आप लोग जा सकते हैं। और योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो इससे वंचित रह जाएगा। मात्र 10 तारीख बहुत कम दिन रह गए हैं। आप पूरी महिलाएं और पूरे आपके जितने भी परिचित बच्चे। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में खास बात यह रही कि आंगनवाड़ी में लगाए गए 2000 पौधे किसी नर्सरी से खरीद के नहीं लाए गए थे, बल्कि 15 आंगनवाड़ी केंद्रों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के घरों में इन पौधों को उगाया गया था। आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए आंगनवाड़ी केंद्र ग्रामीण परियोजना विकास पर्यवेक्षिका मोहिनी मिश्रा ने चर्चा के दौरान बताया कि इस कार्यक्रम संचालन के लिए विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की राशि नहीं दी गई है और निस्वार्थ भावना से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें उच्च अधिकारियों ने मार्गदर्शन दिया है। मैम पूरा परिचय दीजिए आपका। मैं मोहिनी मिश्रा, बालाघाट ग्रामीण परियोजना महिला बाल विकास में। मैम किस प्रकार का आयोजन है यहाँ पर धनसुआ में? धनसुआ में हमने एक छोटी नर्सरी तैयार किया है। इसके लिए कोई राशि नहीं थी और नर्सरी में खरीदने जाओ वृक्ष तो 15 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये के पौधे मिलते हैं। और हम लोगों को ऊपर से निर्देश थे कि कम वजन के बच्चे, अति कम वजन के बच्चे, उनके यहाँ वृक्षारोपण होना चाहिए और फलदार पौधे होना चाहिए। तो हमने कहा कि चलिए अपन नर्सरी से ना करके एक छोटा सा प्रयास करते हैं। और हमने फिर गर्मियों में बीज एकत्रित किए, आम, जाम, मुनगा, और ये 12-15 तरह के 2000 पौधे तैयार किए हमने। और आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखे हैं जिसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम है। कार्यक्रम के संदर्भ में चर्चा करते हुए मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका श्रीमती फिरोजा खान ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम की सराहना की है। यहाँ पे यहाँ के जो आदरणीय सरपंच महोदय हैं और महिला बाल विकास विभाग है, इनके माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने
यहाँ पे वृक्षारोपण का आयोजन किया था और खुशी की बात तो यह है कि अच्छा लगा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने स्वयं प्रयास करके अपने घर से पौधों को तैयार करके यहाँ तक ले आई। वहीं ग्राम पंचायत धनसुआ के सरपंच प्रमोद बोरकर ने वृक्षों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ट्री गार्ड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की बात कही है। आज जैसे ग्राम पंचायत धनसुआ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है, समय की मांग है, वृक्षारोपण अनिवार्य है जी। वृक्षारोपण तो हो गया, वृक्षारोपण करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसकी सुरक्षा। और ग्राम पंचायत धनसुआ के अंतर्गत जितने भी वृक्ष लगाए गए 100% कोशिश करूंगा मैं कि उससे सुरक्षा देने के लिए, और सुरक्षा दे पाऊंगा तभी समझूंगा मैं कि आज का कार्यक्रम सफल हो पाएगा। वारासिवनी के जनपद पंचायत भवन के प्रांगण में 8 जुलाई को SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में शामिल युवाओं को मैदान में नीचे बिठाकर परीक्षा संपन्न कराई गई, यहां तक कि उन्हें मैट तक नहीं दिया गया। इस पर कई युवाओं ने आक्रोश भी जाहिर किया। वहीं कुछ युवा रोजगार मिलने से खुश भी दिखे। रजिस्ट्रेशन फी रहता है उनको जॉब प्लेसमेंट मिलता है, जैसे को होगा और मोबाइल में ये अपना रोजगार कार्यालय को होती है। आपका नाम? राकेश खैरवाल। कहाँ से आए थे? मैं लालबटा से पाटवाड़ी पंचायत। वो कौन सी परीक्षा देने आए थे आप यहाँ? ये सिक्योरिटी गार्ड की परीक्षा। तो जानकारी कैसे लगी थी? जानकारी जो दिए थे वो जानकारी तो हमें ठीक लगी। उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन में 200 रुपये लगेंगे। तो जानकारी के हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद में एग्ज़ाम मतलब जो अपनी परीक्षा एग्ज़ाम जो होती है उसके हिसाब से एग्ज़ाम लिया गया है। जैसे परीक्षा की व्यवस्था कैसी थी, बैठक की व्यवस्था की? परीक्षा की व्यवस्था थोड़ी मतलब जब छाव थी तो उसके बाद में नहीं मेटी वेटी कुछ नहीं वो मेटी नहीं थी। अरे खुला परिसर में बैठा दिया गया। अभी तकलीफ हुई होगी आपको? नहीं उतना ज़्यादा तकलीफ। जैसे आपकी तो पूर्व परीक्षाएं दी है तो भाई टेबल में बैठ के दिया, बेंच में या अच्छा व्यवस्था की, और यहाँ बाहर बैठ के सभी क्वेश्चन हल हुई आपके? क्या लग रहा है आपको हो जाएगा? क्वालिफाइड हो जाएंगे आप? हाँ लग तो रहा है क्वालिफाइड हो जाएगा। उसके बाद क्या होना है, क्या बताया इन लोग प्रोसीजर? उसके बाद में इन्होंने कहा कि गोवा में मतलब ट्रेनिंग होगी 1 महीने की, तो उसमें 26 दिन की ट्रेनिंग। अभी जाएंगे गोवा आप, जैसा आपका चयन हो जाता है तो? हाँ जाएंगे। आपका परिचय? सर मेरा नाम बाला साहब प्रकाश कोकाटे। कहाँ से है? गोवा से, गोवा ट्रेनिंग सेंटर। किस कंपनी थ्रू पहुँचे हैं? SIS इंडिया लिमिटेड है। SIS यानी कि SIS सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इंडिया लिमिटेड कंपनी है। तो जो एग्जाम लिया गया तो कहाँ के विद्यार्थी शामिल हुए अभी यहाँ पे? ये अभी बालाघाट जिले के हैं सर। कितने शामिल हुए? अभी फिलहाल तो इसका चयनित 18 लड़कों का ही हुआ है सर, 18 विद्यार्थी हुए। तो जो प्रश्न पत्र इनको दिया गया था उसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए और क्या बाद में क्या इनको बेनिफिट मिलेगा उसका? क्वेश्चन जो इनको पूछे गए जो कि जनरल नॉलेज पे है, JK, और निबंध और पत्र है, जो कि 100 मार्क्स का एग्जाम है। उसमें पासिंग के लिए इनको 40 मार्क्स चाहिए। जैसे कि क्वालिफाइड हो लेते हैं उसके बाद फिर क्या करें? इनको क्वालिफाइड होते हैं तो इनका सिलेक्शन होता है 1 महीना प्रशिक्षण के लिए, जो कि 1 महीना प्रशिक्षण होगा इनका गोवा के लिए ट्रेनिंग होगा। तो गोवा में ट्रेनिंग होगा? जी। तो कुछ इसमें मिलेगा, भत्ता मिलेगा या कुछ ना? उनका 1 महीना प्रशिक्षण रहेगा। उनका 1 महीना प्रशिक्षण में जो भी ऑडियो वीडियो थ्योरी प्रैक्टिकल, जो कि जैसे कि फायर के बारे में, जो अपन जॉब कैसे करना है, सामने वाले व्यक्ति से बातचीत कैसे करनी है, ड्यूटी पर अपन तैनात कैसे रहना है, ये सब उनको सिखाया जाता है 1 महीना प्रशिक्षण। सुरक्षा गार्ड की नौकरी? गार्ड की। तो क्या सैलरी क्या रहती है इन लोगों की? उनको सैलरी जो राज्य सरकार के गार्ड बोर्ड नियम के तहत 8,000 से लेकर 20,000 तक रहेगी। शासन के थ्रू रहेंगे? शासन के थ्रू। तो जिले में कौन सा विभाग है अभी? जैसे कि मान लीजिए कि आप चले जाएंगे गोवा, तो यहाँ किसे संपर्क करेंगे लोग? जो अपना जिला रोजगार कार्यालय है सर, उनको। जी जी। तो क्या जैसा भी परीक्षा में आपने धूप में बैठा दी इन लोगों को, तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की आप लोगों ने कि कहीं कोई भवन ले ले? आज क्या है, छुट्टी का मौसम था। नहीं तो पहले संडे आपको एग्जाम लेना था, पहले उसकी वैकल्पिक व्यवस्था करना था ना आपको। बाहर जैसे मान लो कोई खैलानी से आया, कोई लालबरा से आया, उन्होंने धूप में बैठा दिया आपने। सर वो परीक्षा होती है ना, वो बात नहीं है, लेकिन इनको ड्यूटी भी तो धूप में ही करना है। ड्यूटी धूप में करना है, और वास्तविक स्थिति तो अभी इनको फर्स्ट में ही आपने ऐसा दिलवा दिया। फर्स्ट में जो शुरुआत है इनकी, जो करियर की शुरुआत है, ये यहीं से है।
सांस्कृतिक संस्था नूतन कला निकेतन में अंदाज़े शायराना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 16 से अधिक शायरों ने अपनी उम्दा रचनाओं की प्रस्तुतियां देकर खूब वाहवाही बटोरी। आयोजित इस कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच साहित्य के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देने के लिए नूतन कला निकेतन द्वारा हाजी मंजूर अहमद उर्फ मंजर बालाघाटी को पुष्पगुच्छ, शॉल और स्मृति चिन्ह देकर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जिसके बाद उम्दा शायरों ने गज़ल, कविता, शेर, शायरी, नज्म आदि की प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। ज़्यादातर शायरों की रचना में श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य, ओज सहित अन्य रसों की छटा देखने को मिली, जिसे देख दर्शक दाद देने से अपने आप को रोक नहीं पाए और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अंदाज़े शायराना को समापन किया गया। और आगे के संचालन के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी हाँ, आज हम सभी उपस्थित के लिए बहुत सारी मुबारकबाद है। जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगी, इसी मंच से कला का नाट्य कार्यशाला का जो शिविर था, जो सफल हुआ, उन सब में जो सहयोगी थे वो भी यहाँ उपस्थित हैं, बच्चे उपस्थित हैं और जिनके सहयोग से हमारी यह कार्यशाला सफल हुई। तो मैं इस कार्यशाला के बच्चों को और उम्दा कलाकारों को, उन सभी सहयोगियों को स्मृति चिन्ह और सिद्धार्थ पंडित, इन्होंने भी बाबूजी के नाटक में अपनी भूमिका अदा की। स्कूली बच्चों को निराश्रित बच्चों के प्रति अच्छे भाव रखने और उनकी सहायता का भाव जागृत कराने की मंशा से वारासिवनी के जीनियस किड्स एंड प्राइमरी स्कूल के बच्चों को वहां के निराश्रित आश्रम का भ्रमण कराया गया। यहां निराश्रित बच्चों को पेन और कॉपियों का वितरण भी किया गया। आपका परिचय? मैं प्रिंसिपल जीनियस किड्स प्लेन प्राइमरी स्कूल की, मेरा नाम है मिसेस वर्षा मिश्रा। चलिए, छाया बालाघाट कैसे पहुँचे आप? एक्चुअली सर, हमको पता चला था कि यहाँ पे एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। ऐसे बच्चों को यहाँ पे आश्रय दिया जा रहा है जो निराश्रित है। तो मन में यूँ ही विचार आया कि आजकल समाज में न्यूक्लियर फैमिली बहुत बढ़ गई है, जो सामाजिक नहीं है आजकल के बच्चे। तो ये सोचते हुए शेयरिंग एक्टिविटी करवाई है कि देने का सुख लेने से ज़्यादा बड़ा होता है। तो यही मुझे अपने बच्चों को सिखाना था। तो मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पहले दें, तब वो शेयरिंग एक्टिविटी के थ्रू बच्चा सामाजिक बनता है। इसी एक्टिविटी को करने के लिए आज मैं और मेरा स्टाफ यहाँ आए हैं और हमने बच्चों को कॉपीज़ एंड पेन्स यहाँ पे वितरित करवाया है। तो बच्चों ने कैसे महसूस किया जैसे आप पहुँचे? बच्चों ने बहुत अच्छा महसूस किया। मैंने जब उनको बताया कि शेयरिंग एक्टिविटी क्या है, आप इसमें जब देने का परोपकार की भावना कैसे जागृत करनी है, तो बच्चों को बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चों से वारासिवनी के वार्ड नंबर 4 के निवासी यहां पानी की निकासी नहीं होने की समस्या से परेशान हैं। वार्डवासियों का कहना है कि 20 से 25 वर्ष पहले यहां पानी निकासी के लिए खुली नाली बनाई गई थी। खुली नाली में कचरा चले जाने से पानी निकासी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वार्डवासियों ने समस्या के समाधान की मांग पालिका प्रशासन से की है। समय से मैं लगा हुआ हूँ। ये तो क्या है, हम हैं ठीक है, नहीं तो मालूम है यहाँ तो और ज़्यादा गंदगी रहे। अब यहाँ का नाली निर्माण नहीं हुआ ऐसे। वार्ड नंबर 4। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ नाली की समस्या है। यहाँ पर मतलब रोड में मतलब कि आने जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि सब पूरे कपड़े लत्ते मतलब बहके लोग मतलब आकर के यहाँ नहाते हैं, धोते हैं
और बर्तन भांडे तक के वहाँ धोते हैं, और संडास वंडास आते हैं तो उसको भी धुलाई करते हैं। तो नाली नहीं बनी हुई है इस साइड? नाली है ही नहीं यहाँ। नाली है ही नहीं है। हाँ, ये नाली हमने अपने आप नाली है, मगर वो नाली में क्या है मालूम है, अभी उन्होंने छिड़ाई की ना तो पूरी नाली को पैक कर दी। तो नाली चौक हो चुकी है। चौक हो गई तो नाली तो जो पूरा गंदा पानी है वो जो पूरा रोड से बह रहा है। हाँ, रोड से बह रहा है, तो वो से गंदगियाँ भी हो रही होगी। हाँ, तो गंदगियाँ है ना, गंदगी। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये रोड साफ, मतलब कि नहीं, नाली साफ होना चाहिए हफ्ते में एक बार। तो नाली की साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, साफ सफाई होना चाहिए। इन लोगों को मतलब जो बर्तन कपड़े लत्ते जो धोते ये लोग, इनको मतलब कि मना करना चाहिए। कितने वर्षों से समस्या बनी हुई नाली को लेकर? ये नाली को करीब 25 वर्ष हो गया है, और ज़्यादा कहो क्या है, उस समय हम बहुत छोटे थे जब ये नाली का निर्माण हुआ, उसी समय इसका लेवल ठीक नहीं था, मतलब ऊंचा नीचा लेवल है, पानी की निकासी का समस्या उसी समस्या है एक्चुअल। और दूसरी समस्या हमारे वार्ड में ये भी है कि जो पीछे का एरिया, मकान के पीछे का एरिया उधर भी पानी की निकासी नहीं है। मैंने अध्यक्ष महोदय को एक बार बुलवाया था, उनसे निवेदन किया था, वो आए थे, उन्होंने देखे थे, बोले मैं 2-4 लेबर भेजूंगा, उसकी निकासी कराऊंगा, लेकिन आज तक ना उनके लेबर आए न कोई उसका कुछ निराकरण नहीं निकला। दूसरी बात है कि ये जो रोड बना है नाली, सर बारिश में थोड़ा पानी आ जाने से यहाँ पे पूरी गंदगी यानी नाली के पूरे कीड़े आ जाते हैं, यहाँ तक सांप और बिच्छू आ जाते हैं, और ये पूरी नाली का पानी हमारे दरवाजे तक आता है। इतनी गंदगी होती है, इसको फिर हम लोगों को साफ करते रहना पड़ता है। रोड ऊंची हो गई है और नाली नीचे होने की वजह से पानी बहुत चले जाता है। तो नाली की स्थिति, नाली की नियमित साफ सफाई होती है कि नहीं? साफ सफाई होती है सर, पर यानी पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो इसलिए कपन बैठा हुआ है अंदर में। और जैसे बरसात होती है पानी आता है तो पूरा पानी आता है। उन्होंने साफ करके गए, फिर बारिश भी आ गया, ट्रैक्टर से नहीं उठाया गया मलबा, तो वही मलबा फिर नाली में आके चला जाता है। ये भी कंडीशन हुई है। अनेक मार्च के वार्ड में गंदगी का अंबार फैला हुआ, बहुत ज़्यादा। मच्छर के तो बिल्कुल परेशानी हो गई है साहब, बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। जी, मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है। तो इसकी शिकायत नहीं की आपने नगर पालिका? किए ना, यानी डिलेन गौतम के साथ में हम लोगों ने एप्लीकेशन लिए, वार्ड प्रमुख के सबकी सिग्नेचर लेकर के हमने नगर पालिका में भी 3-4 बार कंप्लेंट करे। इलेक्शन में भी हमारा सबसे अहम मुद्दा होता था वार्ड का कि इस नाली का और रोड का। यहाँ पार्षद कौन है आपके वार्ड में? हमारे यहाँ पार्षद है रामबती टेकाम है। तो आपने उनको? जी, उनको हमने लिखित रूप में दिए, नगर पालिका में भी दिए हैं। यहाँ तक हमने यानी बहुत जगह इनकी कंप्लेंट है। उसके बाजू से जो एक गली जाती है, स्टेशन रोड का मुख्य मार्ग है वो, इसके किनारे जो नाली है, नाली की स्थिति बहुत ख़राब है। पानी निकासी का उसमें ठीक से वो जरिया नहीं है, पानी डंप रहता है, मच्छर और कचरा और गंदगी बहुत ज़्यादा है उसमें। कितने वर्षों से नाली की स्थिति ऐसी बनी हुई है? ये तो काफ़ी दिनों से है, और इसके पहले जो लोग भी रहे सबको हमने आवेदन भी दिए थे, और उसके बाद मुखाग्र रूप से भी उनको बताए थे, लेकिन इसका सुधार नहीं किया गया। लेकिन हमें विक्की पटेल से बहुत उम्मीद है कि वो इस नाली का सुधार अवश्य करवाएंगे। ये निकासी क्यों नहीं हो पा रही? क्या ये नाली ही गलत तरीके से बनी थी उस समय, उसी समय से ये पानी बराबर निकलता नहीं था, इसका लेवल सही मिलाया नहीं गया है। तो अभी क्या परेशानी, जैसे बरसात प्रारंभ हो चुका है, बरसात में भी इसका पानी नहीं निकलता, और गर्मी में भी जो पानी बहते हुए आता है वो इसी में रुका हुआ रहता है, और काफ़ी दुर्गंध आती है इसमें, और मच्छर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो क्या मांगा नगर प्रशासन से आपकी? इस नाली को ठीक किया जाए, जिससे इसका पानी सही तरीके से निकल जाए। तो सही तरीके से पानी निकल जाएगा, नाली साफ हो जाएगी, तो मच्छर और लालबर्रा तहसीलदार DS मरावी ने शनिवार को अमोली क्षेत्र में एक व्यक्ति को पट्टा आवंटित कर उसे मकान बनाने की सुविधा दी गई। दरअसल मोहम्मद कलाम नामक इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पट्टा दिया गया था उस पर किसी और ने कब्जा किया हुआ था। शिकायत मिलने पर तहसीलदार श्री मरावी द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर हितग्राही को पट्टा वाली जगह दिलवाई गई। मैंने आबादी का निरीक्षण किया और उसका कलाम भूरा का जो ज़मीन जो पट्टा दिया गया था उसको मैंने नाप करके बता दिया हूँ कि इतने बाई 30 बाई 19 बाई 25 उसका रकबा बताया गया है, उसी का उतना पट्टा दिया गया है। नहीं तो ने शिकायत वगैरह भी किए थे कहीं पे? हाँ, शिकायत किए थे जन सुनवाई में, तो उसको जो है तो प्रतिवेदन बना के भेज दिया गया है, पर चूँकि उसका सीमांकन नहीं किया गया तो आज मैंने अपने पटवारी के द्वारा जो है तो सीमांकन करा दिया, उसका स्थान बना दिया, वो अपना मकान बना सकता है। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम मोहगांव बोरी के ग्रामीणों ने ट्रांसफार्मर की समस्या को लेकर बिजली कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसी नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन 1 घंटे तक शांतिपूर्वक चला।
हमारे गांव में लाइट की बहुत समस्या है। 15-20 दिन से लाइट चली गई है और बार बार शिकायत दर्ज करा रहे हैं बिजली ऑफिस में। पहले भी आए थे आप लोग? हाँ जी आए थे, तो हमारी शिकायत को दर्ज करने के बाद में भी यानी ट्रांसफार्मर लग गया बोल रहे हैं? हाँ ट्रांसफार्मर लग गया है बोल रहे हैं। लगने के बाद में भी कल। आपका नाम? मेरा नाम अनिल सोनेकर पंचू, वार्ड नंबर 11 से। सर क्या क्या समस्या आ रही है? समस्या ये सर 15-20 दिन से अपने यहाँ ट्रांसफार्मर जल चुका है सर। कल ट्रांसफार्मर लगा इन लोगों ने जाकर के सर, पर ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं मिल रहा है सर। पिक लोड बता रहा है तीनों फेस सर। और इन लोगों ने 15 दिन से जो ट्रांसफार्मर जला हुआ था 15-20 दिन से, इस बीच में कोई कार्रवाई नहीं की है इन लोगों ने। उसी समय कर ले तो कल अगर ट्रांसफार्मर लग गया था तो लाइट हमको मिल जाती सर रात में। लाइट नहीं रहने की वजह से। किन समस्याओं को लेकर आज धरना दिए थे आप लोग? मैं अनिल शर्मा, लालबरा सोसाइटी अध्यक्ष। ये आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है या मोगांव, मोगांव के बोरी का गांव है मोगांव का टोला है मंदिर टोला। वहाँ पे किसान लोग 15 दिन से जूझ रहे हैं बिना लाइट के। तो ये आते हैं ऑफिस में घूम के जाते हैं, ऑफिस में बात करके जाते रहे। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन दिया। सर बता रहे हैं ट्रांसफार्मर बदल दिए कल करके? नहीं, ट्रांसफार्मर बदल दिए पर वोल्टेज नहीं आ पा रहा है जी। तो वोल्टेज के जब वोल्टेज नहीं आएगा तो इन लोगों की जो आपकी फसलें लगी हैं, इन्होंने फसलें लगाई हैं और अभी खार का समय है। खार अगर जिंदा नहीं रहेगी तो ये कल किसान कहाँ से अपनी बुआई करेगा। विद्युत विभाग के सहायक यंत्री आर.के. बोपचे ने इस समस्या के जल्द निराकरण की बात कही है। समस्या ये लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि इनका एक मंदिर टोला है बोरी का, इसका ट्रांसफार्मर पिछले 1 सप्ताह से ख़राब हो गया था। 63 का ट्रांसफार्मर लगाया है, फेल हो गया था जी। ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करके कल ट्रांसफार्मर लगाया गया है, लेकिन उसमें कुछ लाइन में तकनीकी खराबी होने के कारण वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है इनको। अब वोल्टेज के लिए आज स्टाफ गया हुआ है, लाइन की जो भी तकनीक खराबी होगी उसे दूर करके वोल्टेज समस्या शाम तक दुरुस्त की जाएगी। ये बता रहे हैं कि लाइनमैन का कुछ व्यवहार ठीक नहीं है उस एरिया के। नहीं, लाइनमैन का व्यवहार के बारे में ऐसा कुछ नहीं है। लाइनमैन के पास और भी रहते हैं, इनके रहता है कि लाइनमैन से हमसे बात करें, ऐसा नहीं है। कॉल सेंटर हमारा बना हुआ है, इसमें इनकी जो भी समस्या है कॉल सेंटर में दर्ज कराए। कॉल सेंटर वाला संबंधित लाइनमैन को इसकी समस्या के बारे में बताएगा ताकि वो उस समस्या को अटेंड करेगा। आज चालू हो जाएगी लाइन, जहाँ तक पूरी उम्मीद है। अभी तो स्टाफ वहीं गया हुआ है, देख रहा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीसी के नाम पर 1.5 करोड़ की ठगी, 10 लोगों का समूह बनाकर बीसी खिलाने वाला हुआ फरार। नेशनल लोक अदालत में किया गया अनेक मामलों का निराकरण। मापदंडों पर खरा नहीं उतर रहा कन्या शिक्षा परिसर, चिराग तले अंधेरा की कहावत हो रही चरितार्थ। रविवार को मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा पर्व। समनापुर के एक व्यक्ति की संदिग्ध स्थिति में मौत, नहर में मिली लाश। और छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के मद्देनजर जिले में बढ़ाई गई सतर्कता। छत्तीसगढ़ बॉर्डर की पुलिस चौकियों को किया गया अलर्ट। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।